कानून जो है पुरुष को नपुंसक बना रहा है। पुरुष के जितने भी अधिकार थे उनको खत्म किया जा रहा है। इन दिस कंट्री मेन आर डिस्पोजेबल। जब वो निकाल दिया जाता है 3 कपड़ों में, तब सारे आ जाते हैं लड़ने। तो भाई पहले ही ले जाते यार, क्यों पिटने दिया अपनी लड़की को। मेरी सास का ये बयान कि हम बच्चे के लिए तरसा देंगे। कोई भी स्त्री अपने पिता के घर में हिंसा का शिकार 6 गुना ज्यादा होती है बजाय अपने ससुराल से। शिल्पा शिंदे की टीवी सीरियल आया था एक, भाभी जी घर पर हैं, उन्होंने अपने ही डायरेक्टर के ऊपर एक झूठा फॉल्स केस लगाया था सेक्सुअल हरासमेंट का। ये ट्रेन कर रही हैं अन्य लड़कियों को, ये बता रही हैं कि आप कैसे केसेस कर सकती हो झूठे, आप कैसे उनमें फेवरेबल डिसीजंस ले सकती हो, कैसे लड़के पे दबाव बनेगा और कैसे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या एक्चुअल में ये दहेज का मामला बनता भी है कि ये एक बनाए हुए मामले होते हैं? कोई आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने तो दहेज मांगा था, इतने झूठे मुकदमे हो चुके हैं कि लड़की की कोई सुनता नहीं है, तो खुल के दहेज लो, तो कल उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में 50 जगह से मुकदमे दायर हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन होता है, लेडीज अपने बच्चे अपने साथ ले जाती हैं, छोटे बच्चों से अटैचमेंट होता है फादर का, और दूर होके बच्चों से वो टूट जाता है फादर। चाइल्ड एक्सेस का डिनायल भी एक सुसाइड का ग्राउंड है। फादर जा रहा है विजिटिंग के लिए और 2-2 साल 3-3 साल हो गए, वो अंकल बन के ही मिल रहा है और मामा उसे फादर कहलाता है। बच्चा है जी, वो अपने नाना को पापा बोलता है और वो नाना भी बड़े उससे कहता है मैं इसको पालूंगा, ये मेरा बच्चा है। एक लड़की शादीशुदा है मगर साथ में वो किसी और मर्द के साथ भी संबंध बनाने लग जाती है, जिसको हम एडल्ट्री का नाम देते हैं। अब तो बहुत सी लड़कियां दावे के साथ कहती हैं हाँ मेरे एडल्ट्रस रिलेशनशिप है, क्या कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनोज गक्खर। इस चैनल में हम सोशल मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो एक हेडलाइन नहीं बन पाते और या हेडलाइन बनते भी हैं तो थोड़े दिन उन पर बात होती है, हम इस चैनल के माध्यम से उन मुद्दों को लेकर आए हैं। हमारा ये पहला एपिसोड है और इसमें हमारे साथ आज हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे गेस्ट, मेंस एक्टिविस्ट, फैमिली लॉ एक्सपर्ट मिस्टर शोनी कपूर। वेलकम सर टू आवर चैनल। और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मिस्टर कुशल, जो बहुत अपनी बेबाकी से अपने प्रश्न रखते हैं, जिनका चैनल है विक्ट्री सक्सेस टॉक्स। वेलकम सर। थैंक यू। और मेरे को होस्ट कुशल जी, जो अपनी बेबाकी से क्वेश्चंस पूछते हैं, और मेंस राइट एक्टिविस्ट मिस्टर शोरीन जी, जो आपने देखा होगा देश के जाने माने न्यूज़ चैनल्स और जितने भी राइट्स होते हैं मेंस के रिलेटेड, वो अपनी राय रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एपिसोड नंबर 1, मेंस राइट्स, फैमिली लॉ और फॉल्स रेप केसेस, जितने भी आज की डेट में आपने देखे हैं, जिनको आज की डेट में। तो स्वागत करते हैं हम शोनी जी का आज के इस पॉडकास्ट में और शुरू करते हैं। शोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट। धन्यवाद। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार जी। सर, हमारा सवाल है कि एनसीबी के डाटा के हिसाब से मेंस की जो स्थिति है दिन ब दिन हमें देखने को मिलता है कि आज यहाँ पर सुसाइड हुई है और कभी यहाँ पर, और ये थोड़े दिन की न्यूज़ होती है और ये कुछ मुद्दे यहीं ख़त्म हो जाते हैं। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, उसके लिए क्या राय है सर आपकी? देखिए, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि विगत वर्षों में लगभग 72% सुसाइड जो है वो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पर विडंबना ये है कि पुरुष के द्वारा सुसाइड करने पर कोई भी धारा नहीं लग सकती है। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि जब पुरुष एक सुसाइड करता है तो महिला या महिला के परिवार वालों पर, पत्नी या उसके परिवार वालों पर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सके। जबकि विपरीत इसके, अगर कोई भी महिला 7 साल के अंदर सुसाइड करती है, सुसाइड नहीं, अगर उसकी डेथ अदरवाइज अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हो जाती है, छत से गिर के हो जाती है, कुएं में गिर के हो जाती है, एक्सीडेंट में हो जाती है, किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो अदर देन नेचुरल है, तो उसके अंदर पुलिस को एक मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य है, जिसको हम डाउरी डेथ कहते हैं, कि एक संभावित डाउरी डेथ का केस है और इसके लिए एक मुकदमा पुलिस दर्ज करती है। क्योंकि ये प्रावधान बना है तो इसलिए हम जब भी डेटा देखते हैं तो हमें पता लगता है, हम देखते हैं कि विगत वर्ष में जो लास्ट डेटा अवेलेबल है, लगभग 5,500
केसेस एनसीआरबी में दिखते हैं जो डॉवरी डेथ के हैं। पर प्लीज़ इस बात को समझिए, ये 5,500 केसेस वो हैं जिसमें डेथ इज़ अदरवाइज दैन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें डॉवरी का एंगल था या नहीं था, मगर उसको डाउरी का एंगल बना दिया जाता है। वो उसकी मजबूरी है, वो पुलिस वाले की मजबूरी है ये जांच करना कि क्या इसके अंदर कोई डॉवरी का एंगल था या नहीं था। और वो जांच कब हो सकती है? जांच तभी हो सकती है जब एक प्रकरण दर्ज हो, एक एफआईआर दर्ज हो, तभी पुलिस जांच कर सकती है। और इसमें बहुधा मुकदमों में जो है पुरुष और उसका परिवार निर्दोष साबित होते हैं। कुछ 7-8% ही इसके अंदर कन्विक्शन रेट है। पर पुरुषों के साथ इसी बारे में बात करते हैं तो पुरुषों के लिए ऐसा कोई धारा है ही नहीं जिसमें मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य हो। हद तो ये है कि जब पुरुष सुसाइड करता है, नोट लिख के जाता है कि मैं इन कारणों से सुसाइड कर रहा हूँ, तब भी बहुधा पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हिचकिचाती है और बहुत लंबे समय तक एफआईआर नहीं होती है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि धरना प्रदर्शन के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें भी स्त्री पर कार्रवाई बेमुश्किल ही हो पाती है। राइट। महिलाओं के लिए तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बना हुआ है एक, राइट। मर्दों के लिए क्या है, हम आदमियों के लिए क्या है? हमारे लिए तो कोई ऐसा कमीशन नहीं बना हुआ है कि जहाँ पर हम अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए जाएं। महिलाओं के लिए सिर्फ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ही नहीं है, हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट कमीशन भी है। जैसे हरियाणा के अंदर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है। दिल्ली के अंदर DCW है, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है। इसी तरह से हर स्टेट के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक वुमेन कमीशन है। हम मेंस राइट एक्टिविस्ट लगभग पिछले 20 साल से ये डिमांड कर रहे हैं कि एक कमीशन फॉर मैन कमीशन भी होना चाहिए। पुरुष आयोग की मांग जो है कई सालों से चल रही है, पर पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकता है और हम पार्लियामेंटेरियन से मिलते रहते हैं, उनके कान पर अभी तक तो जू नहीं रेंगी है। तो बहुत समय लगेगा और बहुत एफर्ट की ज़रूरत है कि एक मर्दों के लिए भी एक कमीशन की गठन हो जिसमें कि जो समस्याएं मर्द फेस करते हैं उसके बारे में बात हो। सिर्फ झूठे मुकदमे ही नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मर्द फेस करते हैं वर्क प्लेस पे, उसके बारे में बात नहीं होती है। सर, सेक्शन 498A ये महिला को एक सेफ्टी के लिए बनाया गया था, वो उनका हैरेसमेंट ना हो, क्रूअल्टी ना हो, इसलिए सेक्शन का उद्देश्य था। क्या ये आज की डेट में कानून अपना पूरा महत्वपूर्ण तरीके से काम कर पा रहा है सरकार इस पे, कि ये कहीं मर्दों के लिए बिल्कुल उल्टा गलत साबित हो रहा है? देखिए, सुरक्षा के लिए ढाल होती है, सुरक्षा के लिए किसी के हाथ में बंदूक नहीं थमा दी जाती। ये बंदूक थमाने जैसा है। तो अगर किसी के पास लोडेड गन है तो वो तो फायर करेगा ही, हमारी नेचर बन जाती है। कानून जब बना था उसका दुरुपयोग तभी से शुरू हो गया था। 1985 के अंदर ये कानून पारित हुआ था। 1989 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर इसके मिसयूज़ के बारे में कोर्ट ने कहा था। 1989 में भी? 1989 में, 89 में, यानी लगभग 4 साल इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जी कोर्ट ने एक केस के अंदर टिप्पणी की थी कि मिसयूज ऑफ दिस सेक्शन 498A विल बी, जो भी उन्होंने कहा था उसमें उस केस के अंदर जो ननन थी उसको उन्होंने क्वेश किया था उसके बारे में और कहा था कि ये इसका दुरुपयोग जो है वो सोसाइटी के लिए घातक सिद्ध होगा। और आज लगभग 37 साल बाद भी हम ये देख रहे हैं कि उसका दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। सोसाइटी कहीं से कहीं चली गई है, पतन होता जा रहा है। लगभग 1.5 लाख मुकदमा हर साल दर्ज होता है और ये मुकदमे वो हैं जो दर्ज होते हैं। हर एक 6 में से 5 कंप्लेंट में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, वो सेटल होता है पुलिस स्टेशन में बैठ के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बैठ के, परिवार परामर्श केंद्र में बैठ के। इस तरह की बहुत सारे प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे ये मुकदमे सेटल होते हैं, लड़की की डिमांड पे सेटल होते हैं। जो लड़की चाहती है उसी को नेगोशिएट करके वहीं पे मुकदमे सेटल किए जाते हैं। तो ये जो हम आंकड़ा देखते हैं लगभग 1.5 लाख मुकदमों का, ये 1.5 लाख नहीं है, ये लगभग 9 लाख मुकदमे हर साल फाइल होते हैं, जिनमें से लगभग 7.5 लाख मुकदमे जो है हर
5 में से 1 यानी 7.5 लाख, लगभग 6 लाख मुकदमे जो हैं वो पुलिस स्टेशन लेवल पर ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, ले दे के पंचायत में बना के सेटल करके आदमी से पैसा एक्सटोर्ट करके। शोमी जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि हम आज के समय में 2026 में हैं और अक्सर देखा गया है कि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? तो क्या एक्चुअल में ये दहेज का मामला बनता भी है कि ये एक बनाए हुए मामले होते हैं? कौशल, मेरा तो ये कहना है कि जहाँ भी मैं ये सुनता हूँ कि इस लड़की की शादी में दहेज दिया गया या देना पड़ा, तो मेरा एक सवाल होता है, इस लड़की में क्या कमी थी कि इसे दहेज के साथ आपको किसी और के सर पे थोपना पड़ा? आपके घर में ऐसी क्या, इस लड़की में ऐसी क्या कमी थी कि आपने किसी को कहा ये लो पैसे और लड़की भी ले जाओ? आपने सुना होगा, मुझे बिहार झारखंड में जो है डॉवरी बड़ी प्रिवलेंट है, वहाँ पे बोली लगती है। आपने ऐसी किस्से कहानियाँ सुनी होंगी कि IAS IPS की बोली लगती है। तो मेरे 2-4 मित्र हैं बिहार से, तो मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे होता है वहाँ पे? पढ़ी लिखी लड़की होती है, तो कहता है कि हमारे यहाँ जब बोली लगती है ना, तो इसलिए लगती है कि जब एक IPS IAS होगा तो उसके भरोसे हमारा पूरा ख़ानदान जो है राज करेगा। राज करेगा मतलब उन्हें ऑर्डर्स मिलेंगे, उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसलिए हम जो है इतना बड़ा करोड़ों रुपए का हम दहेज देते हैं। पर एक साधारण पढ़ी लिखी स्त्री, दिल्ली शहर में काम करने वाली स्त्री, उसे क्या आवश्यकता है? हम सुनते हैं कि 1000 पुरुषों पे लगभग 931 ही तो स्त्रियां हैं, तो पुरुष को दहेज देना चाहिए शादी करने के लिए। डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो वहाँ पे है। दूसरी बात, ये कहते हुए भी मैं एक और बात भी कहता हूँ कि जिस तरह का ताना बाना पारिवारिक हमारा है, हमारे घर आई हुई कोई भी बहू कोई भी बेटी बहन खाली हाथ नहीं जाती है। आपके घर भी बहन आती होगी तो आपके पिताजी माताजी उसे कुछ ना कुछ जरूर दे के भेजते होंगे, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो मिठाई का डब्बा ही क्यों ना हो। ठीक है, वो हमारा एक कस्टम है। अब इस कस्टम को जब आप शादी करते हैं तो आप कस्टमरी गिफ्ट जो देते हैं, जब शादी टूटती है तो उसी को दहेज बता दिया जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? और पहले दहेज मांगा तो क्यों की शादी? क्यों नहीं तोड़ दिया उसी समय? दहेज लोभियों को शादी देके आपने क्या दिखाया कि भैया ये ठीक हो जाएंगे? तो ये सरासर गलत है। दहेज का प्रिवलेंस है, कुछ सोसाइटीज़ में है, पर वहाँ है जहाँ पर उसके थ्रू लोग अलग तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं है। कोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर केस के नाम पे उनके रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है, उनके रिश्तेदारों के नाम भी उस केस के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे जो मेन विक्टिम परिवार है वो तो प्रॉब्लम में रहता ही है, उसके आसपास के रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं। अभी तो खैर कम हो गया है। पहले 2008 में जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था तब तो हमें एक कहावत सुनते थे, हरियाणा में खास तौर पे था कि जिसने शादी का लड्डू खाया है उसका नाम भी FIR में लिख दिया जाता है। तब FIR ऐसी होती थी जिसमें 50-50 लोगों के नाम लिखे होते थे। अच्छा, ऐसी FIR भी मैंने पढ़ी हैं जिसमें 50 लोगों के नाम, 38 लोगों के नाम, 32 लोगों के नाम होते थे। अब तो वो प्रचलन बहुत कम हो गया। अब तो जो FIR हैं वो मात्र परिवार के लोग, भाई बहन, जीजा, इन पे की जाती है। और इसमें भी जो मैरिड सिस्टर है उसके ऊपर और उसके खास तौर पे जो हस्बैंड का जीजा है उसके ऊपर आरोप जरूर लगाए जाते हैं, क्योंकि एक ये धारणा बनी हुई है कि वहाँ पर अगर उसके बहन के घर में भी विवाद होगा, उनको परेशानी होगी तो ये जल्दी सेटल करेगा। तो इस वजह से, पर हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा की बहुत इसमें मैं सराहना करूँगा कि उनका एक डिक्टम है। वो डिक्टम ये है कि किसी भी मैरिड सिस्टर का नाम चालान में नहीं आता है अनलेस कोई अपरेंट एविडेंस एग्जिस्ट करता है। मात्र कहने से उसका नाम FIR के अंदर आ जाता है, पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस उसे ड्रॉप करती है। पंजाब और हरियाणा के अंदर, बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है, बट पंजाब और हरियाणा में पुलिस उसे ड्रॉप करती है। और जो चालान फाइल होता है, चार्जशीट फाइल होती है, उसके अंदर उसका नाम नहीं होता है, मैरिड सिस्टर का, जीजा का नाम नहीं होता है, अक्सर ड्रॉप कर दिया जाता है। थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल पूछते हैं यहाँ पर। हम बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी शिल्पा शिंदे की, जो बहुत पॉपुलर हुई हैं। TV सीरियल आया था एक, भाभी जी घर पर हैं। ऐसा
उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपने ही डायरेक्टर के ऊपर एक झूठा फॉल्स केस लगाया था सेक्सुअल हरासमेंट का, जबकि मुद्दा कुछ पैसे के लेन देन का था। उनकी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो फीस थी उसके ऊपर कोई मुद्दा था, मगर उनको पैसा नहीं मिला या जो भी कोई रीज़न रहे होंगे, मगर उन्होंने फॉल केस लगा दिया डायरेक्टर के ऊपर। क्योंकि और एक्चुअल में भी ऐसा अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि लड़की ने फॉल्स केस लगाया है अपने हस्बैंड के ऊपर, चाहे कोई भी रीज़न रहे हो। कौशल, आपने बात की शिल्पा शिंदे के एपिसोड की, तो ये जो उनका पॉडकास्ट आया था, उसके बाद उनका एक और वीडियो भी आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने झूठा केस किया था, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ठीक है, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो तो कह रही हैं कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ इस चीज़ की कि आप कैसे केस कर सकती हैं, मेरे लिंक पे कनेक्ट कीजिए, पैसे दीजिए और मैं ट्रेनिंग देती हूँ। देखिए, ये ना मेरा इसमें मत ये है कि शिल्पा शिंदे कोई बहुत फेमस एक्ट्रेस नहीं रह गई थी। अब जब वो शो आता था अंगूरी भाभी का या जो भी भाभी जी घर पे हैं, वो तब फेमस रही होंगी, पर उसके बाद से अब शी इज़ आउट ऑफ वर्क, शी इज़ बियॉन्ड हर प्राइम, तो उसे लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही था। और जब उसका खुद का वीडियो देखते हैं तो वो कहती है कि मेरा सोशल मीडिया इस वजह से चल पड़ा है। ये एक सोची समझी मुहिम है जो बहुत सारे फेमिनिस्ट के द्वारा चलाई जाती है। ये ट्रेन कर रही हैं अन्य लड़कियों को, ये बता रही हैं कि आप कैसे केसेस कर सकती हो झूठे, आप कैसे उनमें फेवरेबल डिसीजंस ले सकती हो, कैसे लड़के पे दबाव बनेगा और कैसे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हैरानी ये है कि किसी स्टेट कमीशन ने, किसी एनसीडब्ल्यू ने, किसी कोर्ट ने इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। जबकि ऐसी वीडियोस को तुरंत ब्लॉक करा देना चाहिए, क्योंकि वो प्रोवोक कर रही है दूसरी औरतों को। अगर इसी तरह से कोई आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने तो दहेज मांगा था, इतने झूठे मुकदमे हो चुके हैं कि लड़की की कोई सुनता नहीं है, तो खुल के दहेज लो, तो कल उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में 50 जगह से मुकदमे दायर हो जाएंगे। कौशल, समझिए, ये एक इकोसिस्टम है और फेमिनिस्ट इकोसिस्टम ऐसी स्त्रियों को ढूंढता है। शिल्पा शिंदे के इस पॉडकास्ट से पहले आपने कितने पॉडकास्ट देखे? 0। इस पॉडकास्ट के बाद कितने पॉडकास्ट आए? 0। दुकान किसकी चली? शिल्पा शिंदे की। नैरेटिव किसका सेट हुआ? फेमिनिस्ट का, कि आप झूठे मुकदमे करो और फेवरेबल डिसीजंस लो, फिर भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इसमें शिल्पा शिंदे जिसको कहते हैं ना कॉग इन द व्हील। सर, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर फॉल्स केस, कंप्लेंट केस दुर्भावना के सोच से कर रखा है, जैसे इसमें इन्होंने पेमेंट का इशू था और इन्होंने फॉल्स रेप केस या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बना दिया, इन केसों पे क्या पेनल्टी लगनी चाहिए? देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में तो ये प्रावधान है कि उसमें पेनल्टी का प्रावधान है, पर जो इन्होंने केस किया था, इन्होंने एक पुलिस केस किया था। पुलिस केस के अंदर सिर्फ पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है। और हुआ क्या, उसके अंदर एक सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट में ज़रूर लिखा होगा कि जो डायरेक्टर है संजय, शायद उनका नाम है संजय कोहली, वो जवाब दावे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, लड़की इस बात को कहीं नहीं कहेगी, कोई उसका चरित्र हनन नहीं किया जाएगा, इस तरह की 50 चीज़ें और लिखी होंगी, तो वो बाउंड है। देखिए, संजय बाउंड है, शिल्पा बाउंड नहीं है। ये इस देश में कानून का मजाक है। ये बायस लॉ है, जहाँ तक मुझे लगता है। लॉ है, बायस्ड है, जो भी है, पर ये कानून का मजाक है। ये इस कानून का मजाक है कि आपने स्त्रियों के लिए बनाया, और इसका नुकसान किसे होगा? इसका नुकसान सिर्फ कुछ पुरुषों को नहीं होगा, इसका नुकसान पूरी सोसाइटी को होगा। आपने एक मैसेज दिया है आज के यूथ को कि आप जो मर्जी किए, स्त्री जो मर्जी करे, आदमी नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, और पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष तो कुछ कर नहीं सकता। कानून जो है पुरुष को नपुंसक बना रहा है, पुरुष के जितने भी अधिकार थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, पुरुष की प्रॉपर्टी से उसे निकाला जा रहा है, पुरुष के पास कुछ नहीं रह जाएगा। एंड मैन आर डिस्पोजेबल इन दिस सोसाइटी नाउ, इन दिस कंट्री मैन आर डिस्पोजेबल। सर, भारत में डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है, क्या इसे जेंडर न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए? भारत में डोमेस्टिक वायलेंस लॉ ही नहीं, बहुत सारे लॉज को जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, जिसमें रेप
रेप के लॉज हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ हैं, जिसके अंदर एलिमनी और मेंटेनेंस के लॉज हैं, उन्हें जेंडर न्यूट्रल करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, इससे पहले का शायद 4 या 5 की बात है, उसके अंदर एक सवाल था और मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसमें एक डेटा था कि कोई भी स्त्री अपने पिता के घर में हिंसा का शिकार 6 गुना ज़्यादा होती है बजाय अपने ससुराल से। अच्छा, ये एक फैमिली हेल्थ, आप नेट पे ढूंढेंगे आपको एक डेटा मिल जाएगा। स्त्री का अपने पिता के घर में शोषण होने का चांसेस 6 गुना ज़्यादा हैं अपने ससुराल से। फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किस कहाँ होती है? ससुराल में। ससुराल में। कानून में एक बहुत ही अजीब बात यह है कि कानून जैसा लिखा जाता है वैसा ही इम्प्लीमेंट होता है। एक पुरुष पिटता रहे, और ऐसा अक्सर आपने सुना होगा, ख़ास तौर पे जो लोग काम नहीं करते हैं या जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, उन्हें बहुत तरह की मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है अपने घरों में कि तुम कमाते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम मुझे ये नहीं लेके दे सकते, ठीक है, ये मानसिक यातनाएं। बेचारे की जॉब छूटी है, उसे सपोर्ट मिलने के बजाय उसे यातना मिलती है। इसके अलावा फिज़िकल वायलेंस के भी बहुत सारे किस्से जो है वो आपने आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होते देखे होंगे। उन सब मुकदमों में कोई, उन सब कामों में, उन सब वायरल उसमें मीम्स में एक भी मुकदमा लड़की के अगेंस्ट फाइल नहीं हुआ है और पुरुष कर नहीं पाया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में पुरुष को इजाज़त दे दी थी कि हाँ जी आप भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दायर कर लो, बट उन्हें नेक्स्ट डे अपना जो डिसीज़न है वो वापस लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि उस कोर्ट को डांट और लगाई कि ये आप क्या कर रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सक्षम हैं कानून बनाने में, जिसको आज आप सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट कहते हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीज़न के द्वारा बना था। आरटीआई एक्ट जो है ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा बनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा था जब तक पार्लियामेंट एक्ट नहीं बनाती है तब तक इस जजमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ठीक है ना। और ऐसे ही राइट टू एजुकेशन भी शायद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से बना है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी सक्षम है स्वतः कोई कानून बनाने में। पर कमाल की बात यह है कौशल और मनोज, हमने देखा है कि अभी एक किसी ने पीआईएल लगाई थी कि पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग होना चाहिए या ये कानून के सेक्शंस जो हैं इन्हें जेंडर न्यूट्रल कर देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के हाथ झाड़ लिए कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है। जबकि भंवरी देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही सेक्सुअल हरासमेंट कानून बनाया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का नियम बनाया, आरटीआई एक्ट उन्होंने बनाया। पॉश की बात करें, पॉश की बात करें। तो ये कैसी बात है कि जब पुरुषों की बात आती है आप कहते हैं जी ये हमारा डोमेन नहीं है, जब स्त्रियों की बात आती है तो सब खड़े हो जाते हो, जी हाँ जी हम भी खड़े हैं आपके साथ, हम भी साथ देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेट्रो में चलती हुई एक जेब कतरी जो है आपकी जेब काटती है, आप उसे पकड़ लेते हैं और वो कहती है कि इसने मुझे छेड़ा, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सारे भीड़ जो है उस आदमी को पेल देती है। क्योंकि हमारा जो लॉ है वो बायस है ना फीमेल्स के लिए। इसलिए अभी हमने लास्ट एक वीडियो देखी थी जो आपने बात करी जिसमें सुसाइड कर लिया था। एक सोशल इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रही थी और उसका कहीं हार्ट टच हो गया था किसी आदमी का बस में जाते हुए, और ये लास्ट 1 साल के अंदर की बात केरला है। की घटना है। केरला की घटना है। और उसने दिल पे ले गया था, इतना सोशल एक्टिव हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि उस आदमी की तो कोई सुनेगा ही नहीं। वो आदमी बस में खड़ा था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो उस आदमी बस में खड़ा था, आराम से पकड़ के खड़ा था। एक इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बना रही है वो खुद आके उससे टकराती है और सेक्सुअल हरासमेंट लड़का करता है। तो लड़के के पास तो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए थी कि ये स्त्री जो है बनाएगी वीडियो या आके मेरे से टच करेगी, उसे पहले हट जाना चाहिए था। उसे तो भूत भविष्य सबका जानकारी होनी चाहिए थी
क्योंकि अगर उसे जानकारी नहीं है तो उसे सुसाइड करना ही पड़ेगा, वरना उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज होगा। ये तो ऐसा हो गया कि मैं खड़ा हूँ, कोई स्त्री आए मेरी गाड़ी में ठोक दे स्कूटी अपनी, और उसके बाद कहे जी कि आपने गाड़ी यहाँ गलत खड़ी करी थी, आप मुझे कंपनसेट करें। जी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, और ऐसी भी किस्से आपने रोज सुने होंगे। मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा यहाँ पर। अगर लड़की घर से छोटे कपड़े पहन के निकलती है तो इसमें लड़की की गलती है कि समाज की नज़रों की गलती है? बड़ा इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसमें लड़की की गलती है, समाज की गलती है। मैं इस बारे में, मेरे घर में ये विवाद है। मैं कहता हूँ कि इसमें लड़की की भी कुछ हद तक गलती है, पर मेरे घर में मेरी वाइफ कहती है जिसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। पर इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं हो सकता। मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहता हूँ कि आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप किसी पब में जा रहे हैं जहाँ पे छोटे कपड़े पहन के सब घूमते हैं, जहाँ का कल्चर है, तो इट इज़ वेरी मच ओके दैट यू वेयर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स। बट अगर आप वही कपड़े पहन के एक मार्केट से गुजर रहे हैं जहाँ पे लोगों के लिए चीज़ सहज नहीं है और आपको कैट कॉल्स सुनने पड़ते हैं, गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं है, बट यू इन्वाइटेड इट। मैं अभी पीछे ना रेडिट एक वेबसाइट है, कोरा की तरह, कोरा रेडिट पे एक कमेंट पढ़ रहा था जिसको पढ़ के मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ पे एक स्त्री ने लिखा था, एक लड़की ने लिखा था दैट आई वेयर सच ड्रेसेस बिकॉज आई लाइक टू हेयर कैट कॉल्स। तो ये एक किसी का मानसिक विकार भी हो सकता है कि उसे इस तरह के आवाज़ें सुनने का शौक है, उसे इस तरह के कमेंट सुनने का शौक है। ये एक मानसिक विकार भी हो सकता है। बट अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी आपके हाथ में भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई दबी पूरे कपड़े पहन के जाएगी स्त्री तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उसके साथ भी ऐसा होता है। अगेन इट इज़ आपका क्या सोशल कंस्ट्रक्ट है। यही स्त्री जब अपने मायके में होती है तो वो पूरी दबी ढकी रहती है, क्योंकि वहाँ उसके घर में उसे नहीं पहनने दिए जाते। पर जैसे ही वो ससुराल में जाती है उसका राइट बन जाता है। ऐसा भी देखने में आया हमने। ठीक है ना, वहाँ पे उसकी नज़रें खराब हो जाती हैं सबकी। सर कानून क्या ये मान के चलता है कि विक्टिम सिर्फ वुमेन ही होगी? कानून तो यही मान के चलता है। देखिए, जहाँ शब्द ये आएगा कि व्हेन अ मैन डज समथिंग, व्हेन अ हस्बैंड डज समथिंग, यस, तो वो तो अग्रेसर है। तो विक्टिम कौन है? वुमेन। सर क्या हमारा लॉ सिस्टम ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जो चल रहा है ये क्या चेंज होना चाहिए, या हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारा है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट तो अंग्रेज़ों के ज़माने का नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट कांग्रेस 1955 में लाई थी। सारे हिंदू एक्ट्स, हिंदू कोड बिल जितने भी हैं सारे 1955 में आए थे। मेरा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इसेंशियल है होना। एक तो मेंटेनेंस और एलिमनी का जो है दैट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। सेकंड, जो चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स हैं उसके अंदर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि एज सुन एज अ लिटिगेशन इज़ फाइल्ड इट शुड बी, ये देखा जाना चाहिए कि दोनों पेरेंट्स को इक्वल या नियरली इक्वल तो पॉसिबल नहीं है अगर एक शहर में नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं। एक्सेस टू द चाइल्ड बोथ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को बड़ा होने के लिए, ठीक रहने के लिए माता और पिता दोनों की ज़रूरत होती है। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश, इन हाई कोर्ट्स ने इसमें पहल की है और कुछ गाइडलाइंस दी हैं। मुझे लगता है कि इसको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मगर सर एक वर्ड आता है जब भी ये लोग इस तरीके से कस्टडी की बात होती है या फिर बच्चे से मिलने की बात होती है तो वहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट हमेशा लिखा जाता है। जब म्यूचुअल कंसेंट की बात आती है तो वाइफ जो है वो बच्चे को मिलाएगी ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर म्यूचुअल कंसेंट किसी ने ब्रेक किया है देन ऑल्सो आपके पास रिकॉर्स है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं, आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं। तो रिकॉर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्सेज नहीं है। बट हाँ, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें पैसा खर्च होता है और उसमें एफर्ट लगता है। सर ये देखा गया है कि जैसे सेपरेशन होता है, कोई भी मुद्दा होता है हस्बैंड वाइफ में, सेपरेशन होता है, लेडीज़ अपने बच्चे अपने साथ ले जाती हैं। जैसे हमने देखा होगा अतुल सुभाष का केस था, या
जज अमन का जो केस था सर, उसमें हमें ये देखने को मिला है कि दोनों फैमिलीज़ में बच्चे थे, वीक पॉइंट था बच्चे, फादर बच्चों से जुदा होके ज़्यादा ये होता है कि जो सुसाइड केसेस देखे जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों से, छोटे बच्चों से अटैचमेंट होता है फादर का, और दूर होके बच्चों से वो टूट जाता है फादर, और जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं वो बच्चों से ऐसे छीन लेती हैं फादर का। क्या इसमें पहले ही कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट को सरकार को जारी कर देनी चाहिए कि ये जॉइंट कस्टडी में जाना चाहिए, या उनके राइट नहीं खनन होने चाहिए जो होते हैं? देखिए, मैंने मनोज से यही बात मैंने अभी कौशल को पहले बताई थी कि जो बेंगलोर, कर्नाटका हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, उनकी जो गाइडलाइंस है वो यही कहती हैं कि यू कैन नॉट यूज़ चाइल्ड एज अ वेपन। यस। जो अतुल सुभाष के केस में वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि उसके बच्चे को एज अ वेपन यूज़ किया गया। जी। और सिर्फ उस केस में नहीं, मेरे हर केस में होता है, मेरे केस में भी यही जी, था, हर जी, केस में हर यही केस होता है। में यही होता तो है। कहता है हम बच्चे के लिए तरसा देंगे जी। ये एक बहुत कॉमन, मेरे को तो मेरी याद है मेरी सास का ये बयान कि हम बच्चे के लिए तरसा देंगे और इसी के नाम से हमने जो भी लेना है इसी के नाम से लेना। और जब सेटलमेंट की भी बात आई, जब तब भी सेटलमेंट उन्होंने ये कहा होगा तुम बच्चे के लिए क्या कर रहे हो? जब नहीं, उससे भी बड़ी बात थी कौशल, मेरे तो साले ने ये कहा था कि अगर आप पैसे क्यों दोगे, मतलब कि बात नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, पर उसका भाव ये था कि आपका बच्चा किडनैप हो जाता तब भी तो आप पैसे देते ना। ये तब था जब मुझे बच्चे की कस्टडी मिल चुकी थी। तो देखिए, ये जो है ना बच्चे का वेपनाइजेशन, ये तो मैं इसको सबसे बुरा मानता हूँ। और कोर्ट्स को, मुझे पता नहीं क्यों इम्यून है कोर्ट्स, ख़ासतौर पर ट्रायल कोर्ट्स इसके बारे में, पर हाई कोर्ट कहीं कहीं संज्ञान लेता है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा है कि भाई बच्चे को आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेपन। बट जब तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी मुद्दा पहुंचता है या हाई कोर्ट तक कोई भी मुद्दा पहुंचता है, तब तक बच्चे का ब्रेन वॉश हो चुका होता है। वो डिस्ट्रक्शन जो है, जो रोकना चाहिए था, हो चुका होता है। और ये, जैसे मैंने पहले कहा, यूसीसी के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए कि जैसे ही लिटिगेशन फाइल होगी तभी से जो है बच्चे का एक्सेस कोई भी कोर्ट है वो इंश्योर करेगी कि दोनों पक्षों के साथ हो। और इसके अलावा पेरेंटल एलिनिएशन या बच्चे के ब्रेन वॉशिंग जो है, इसको एक ऑफेंस मानना चाहिए। सर, छोटा बच्चा, सपोज करो छोटा बच्चा चला जाता है, 6 महीने का माँ ले गई, तो विजिटिंग फादर ले भी लेता है, तो उससे बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये मैं किससे मिल रहा हूँ, अपने फादर से मिल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलता है 2 घंटे का महीने में, जैसे कोर्ट्स देती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तभी यही बात मैं कह रहा हूँ कि यूसीसी के अंदर इक्विटेबल एक्सेस का कोई प्रावधान होना चाहिए जी, कि एक्सेस जो है ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्षों के साथ बच्चा समय बिता सके, दोनों को जान सके, दोनों पक्ष जो हैं बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकें, समय बिता सके। जिम्मेवारी भी दोनों के ऊपर होनी चाहिए। जो आपने कहा कि 2 घंटे का एक्सेस महीने में है, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फॉर्म अ बॉन्ड यस विद इन 2 आवर्स। और सर, फादर को ये जो बच्चा होता है उसको माइंड मेकअप भी ऐसे करा जाता है कि वो 3rd पर्सन बना दिया जाता है। हाँ, तो मैंने सुना है कोर्ट में, ये पापा अंकल हैं जी जी, इस तरह के शब्द सुने हैं, डरा दिया जाता है। और कई केसों में ये भी देखने को मिला, बच्चा फादर से बात नहीं करता जब तक माँ कई उसके सामने केसों में होती है। ऐसा देखने को मिलता है, फादर जा रहा है विजिटिंग के लिए और 2-2 साल 3-3 साल हो गए, वो अंकल बन के ही मिल रहा है और मामा उसे फादर कहलाता है, ये भी देखने को मिलता है। अरे मैंने बहुत सारे केसेस में, और अब इसमें हंसी आती है मुझे, मैं 1-2 केसेस ऐसे जानता हूँ जहाँ पे बच्चे की कस्टडी, जैसे मेल चाइल्ड हुआ, बिना किसी झगड़े के लड़की जो है अपने बाप के घर चली गई, क्योंकि उसके फादर का कोई मेल हायर नहीं था, मेल चाइल्ड। कम से कम 2 ऐसे केसेस सर, ये रिसेंट मेरठ वाला केस है। जो बच्चा है वो अपने नाना को पापा बोलता है जी, और वो नाना भी बड़े उससे कहता है मैं इसको पालूंगा, ये मेरा बच्चा है। सर, अभी एक रिसेंट बड़ा सोशल मीडिया में हाईलाइट हुआ है, डिवोर्स हुआ है और क्या कहते हैं, ढोल नगाड़े से वो लेके गए हैं, आपने देखा होगा, मेरठ के हैं। और मेरठ जज हैं, जज साहब हैं, वो रिटायर्ड, और उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो अपने नाती को ले आए और बड़ा वो हाईलाइट हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ ना। वो और बेसिकली गार्जियन एक्ट में लिखा है कि फादर इज अ नेचुरल गार्जियन।
हाँ बिल्कुल, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट नहीं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में ये लिखा है दैट फादर इज़ द नेचुरल गार्जियन, आफ्टर हिम द मदर। पर उसके ऊपर भी बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं जिसके अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में जब फादर एब्सेंट है तो मदर को राइट दिया गया है एज अ गार्जियनशिप। गीता हरिहरन जजमेंट है, हालांकि उसको बहुत मिसकोट भी किया जाता है गीता हरिहरन जजमेंट को। उसको कहा जाता है कि दोनों को इक्वल राइट दे दिया गया है। नहीं, गीता हरिहरन जजमेंट में ये कहा था व्हेन फादर इज़ नॉट देयर, इट डज नॉट मीन कि फादर की डेथ हो चुकी है, इट मीन्स कि फादर प्रेजेंट नहीं है, वो कोई रोल नहीं अदा कर रहा है जी बच्चे की अपकीप में, तब जो है मदर इज़ अ नेचुरल गार्जियन। सर, कस्टडी के केसों में ये देखा गया 5 साल तक का चाइल्ड कस्टडी में लोगों को, जैसे लॉ में कुछ लिखा हुआ है, लोग ये बताते हैं या उनका जो एडवोकेट ही सलाह नहीं दे पाता कि 2 साल 3 साल के बच्चे की कस्टडी पे पेरेंट्स डरते हैं, फादर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है, इंटरप्रिटेशन की गलती है। मैंने खुद 1.25-2 साल के बच्चे की चाइल्ड कस्टडी फाइल की थी और मुझे बच्चा मिला था। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल तक बच्चे की कस्टडी फाइल नहीं कर सकते, ये इंटरप्रिटेशन की गलती है। एक्सेस तो आपको फिर भी मिलेगा ना, चाहे बच्चा 6 महीने का हो 6 साल का हो, विजिटिंग तो मिलेगा सर, विजिटिंग तो एक्सेस तो मिलेगा। और अगर आप वेट करेंगे 3 साल तक 4 साल तक एक्सेस नहीं लेंगे तो फिर बच्चा आपको पहचानेगा नहीं। बिल्कुल, मगर सर विजिटिंग राइट्स में यही तो होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पूरे नहीं हो पाते हैं। देखिए अगर वो नहीं पूरे हो पाते हैं तो तभी मैंने कहा आप एग्जीक्यूशन डालें या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें, आपके पास प्रावधान है। जरूर उसमें आपका टाइम, पैसा, एफर्ट सब लगता है, बिल्कुल, बट अगर आपको बच्चा चाहिए, अगर आपको बच्चे का एक्सेस चाहिए तो बिल्कुल डालना चाहिए जी। और इसके अंदर कोर्ट कई बार बड़ी सख्ती से काम करता है और महिला से लेके बच्चे का फादर को दे दिया जाता है जब महिला बार बार उल्लंघन करती है जी। यहाँ पर आपने बात करी थी इक्वालिटी की, तो जब हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चले जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं तो क्या शेयर्ड पेरेंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, वही उनका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए? ऐसा लॉ में कुछ प्रावधान होना चाहिए? देखिए जहाँ इक्वालिटी भी ना, इक्वालिटी थोड़ा सा मिसकंस्ट्रूड वर्ड है इसके अंदर, और शेयर पेरेंटिंग हर जगह संभव नहीं होती है। अगर सपोजिटली जो फादर है वो दिल्ली में रहता है, मदर जो है वो इटावा में रहती है, तो शेयर पेरेंटिंग कैसे हो सकती है? शेयर पेरेंटिंग का कोई कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा इसमें। तो इसमें शेयर पेरेंटिंग को भी आपको टेलर मेड करना पड़ेगा। देयर कैन नॉट बी 3 days and 4 days काइंड ऑफ शेयर पेरेंटिंग। उसमें आपको टेलर मेड ये करना पड़ेगा कि जब छुट्टियां होती हैं तब फादर को एक्सेस मिले, उस समय फादर को शायद एक्सेस बढ़ा के मिलना चाहिए ताकि वो बच्चे के साथ रह सके ज़्यादा समय। या वीकेंड कस्टडी हो सकती है कहीं पे, एक ही शहर में रहते हैं तो 4 days 3 days हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से आपको ना परम्यूटेशन कम्बिनेशंस करने पड़ेंगे। कौशल, मैं और आप भी इक्वल नहीं है, ठीक है? इक्वालिटी जो है ना एक कंसेप्ट है, हम इक्वल हैं वैल्यू में कि मेरी लाइफ की वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू इक्वल है, हमें अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए। पर क्या हम इक्वल हैं? हम इक्वल नहीं हो सकते। इट डज नॉट मीन कि आप जो काम करते हैं मैं भी वही काम करूंगा। इक्वालिटी तो फिर यही है ना कि मैं भी मोदी जी जितना कमाऊंगा, मेरे को भी मोदी जी जितनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी और मैं तो इक्वल हैं। मगर पावर इक्वल नहीं है या कैपेसिटी इक्वल नहीं है, इक्वल हो नहीं सकती, हो नहीं सकती टेक्निकली, क्योंकि वो इक्वल नहीं हो सकती। हाँ ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर मानता हूँ जितनी मोदी जी की लाइफ की वैल्यू उतनी लाइफ की वैल्यू मेरी भी होनी चाहिए। हम वहाँ पे इक्वल हैं। वो जो कर सकते हैं मैं भी वो कर सकता हूँ, अगर वो वहाँ पहुँच सकते हैं मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ, अगर मैं अपने एफर्ट्स करूँ, अगर मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल करूँ, अगर मेरा माइंड मेकअप है कि मेरे को कल को कुछ करना है तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, ये नहीं है कि आज मोदी जी ने इतने मेहनत के बाद जहाँ पहुँच गए, मैं आज यहाँ खड़े खड़े कहूँ जी मुझे भी वही पावर्स और वही मेरे पास भी एक ऐसी 4 गाड़ियाँ होनी चाहिए। नहीं, दैट इज़ नॉट इक्वलिटी। सर, कस्टडी मामलों में जल्दी नतीजा आने के लिए क्या रिफॉर्म होने चाहिए? डे टू डे चलाना चाहिए और कानून के अंदर ही ये होना चाहिए कि शेयर्ड पेरेंटिंग जल्दी से जल्दी दे कोर्ट, जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले। सर, जो ये सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये चाइल्ड पेरेंटिंग भी जो एक्सेस नहीं मिल पाता पेरेंट्स फादर को, ये पॉइंट होते हैं? बहुत से केसेस के अंदर चाइल्ड एक्सेस का डिनायल भी एक सुसाइड का ग्राउंड है, पर बहुत से केसेस में और ग्राउंड्स भी हैं। कई बार मानसिक यातना इतनी दे दी जाती है, और दूसरा कानूनों का दुरुपयोग बहुत बड़ा रीज़न है। जब आदमी को लगता है कि मेरी वजह से मैं, मेरा परिवार सारे जेल में जाएंगे तो वो सुसाइड कर लेता है।
और कई बार क्या होता है, डोमिनोज इफेक्ट होता है, 3-4 फैक्टर्स मिलके इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि आदमी सुसाइड कर लेता है। सुसाइड वो आदमी करता है जैसे लगता है मेरा आने वाला कल आज से बदतर होगा, इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। जब वो पूरी होप्स छोड़ चुका होता सारे सिस्टम से हार जाता है, जैसे है, जब उसे हमने लगता देखा है। अभी जो दिल्ली में एक जज साहब ने सुसाइड किया, था, जज साहब ने, हाँ जी उनकी वाइफ भी जज थी, जी, उनकी साली एक IAS ऑफिसर थी। जब वो इतने हाई चेयर पे, जुडिशरी की चेयर पे बैठ के सुसाइड कर सकते हैं, जब तक वो कह सकते हैं कि जी मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, तो आम आदमी का सोचिए, उनका सुसाइड करना तो बहुत हद तक आपको जायज़ लगेगा। पर मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि सुसाइड कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप एक बहुत वीक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सुसाइड करके। आपको चाहिए कि आपको फाइट करें, कोई मिसाल ऐसी कायम करें कि लोग आपसे प्रेरित होकर इस फाइट को आगे ले जा सकें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बेजार कर ही ली है, आपने कह दिया है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो आपको अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे काम पे लगाना चाहिए जिससे सोसाइटी का भला हो सके, या जिस एम के लिए आप चले हैं, जिस वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं, उस वजह को ख़त्म किया जा सके। सर एक फेस ऐसा आता है आदमी की लाइफ में, जब कोर्ट कचहरी होती है, पुलिस थाना होता है और वुमेन सेल भी आता है, तो वो चारों तरफ से वो अपने बिजनेस में मन नहीं लगा पाता या जॉब में नहीं लगा पाता। ऐसा टाइम आता है वो मेंटली इतना इल हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ हमारी माइथोलॉजी से। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तो क्या उसने सुसाइड किया था? नहीं। या उसने फाइट किया था? फाइट। अगर उसने सुसाइड किया होता तो क्या आज हम अभिमन्यु को जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। क्या वो भाग गया होता तो क्या आज हम अभिमन्यु को जानते? उसने फाइट किया, हाँ, फाइट करते हुए भी वो वीर गति को प्राप्त हुआ, पर फिर भी हम उसको योद्धा मानते हैं क्योंकि उसने फाइट किया ना? क्योंकि उसने फाइट किया। वही आपकी वाली बात कि हमें विक्टिम नहीं बनना है, हमें वॉरियर बनना है। वेरियर बनना है। हम वॉरियर हैं सर। आप अगर हम वॉरियर हैं, अगर हमारी मेंटेलिटी विक्टिम वाली रहेगी ना, तो ये सुसाइड बढ़ते रहेंगे। जब भी कोई मेरे पास आता है और मैं कहता है जी मैं आई एम विक्टिम, तो मैं कहता हूँ शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर आप फाइट करना चाहते हो, अगर आप वॉरियर हो, मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ, पर अगर आप विक्टिम हो तो सॉरी, आई डोंट थिंक मेरी मदद या किसी की भी मदद आपके काम आ सकती है। सर आप हमारे लिए बेस्ट उदाहरण हो, बेस्ट एग्जाम्पल हो। जो नहीं। आपने आज जो पेरेंटिंग हो रही है, जो फादर हैं आज की डेट में जो इन केसेस में जा रहे हैं, वो 2 से 3 साल में केसेस डाल रहे हैं, क्योंकि पहले 5 साल 7 साल का प्रोविजन था। नहीं, प्रोविजन आज भी वही है, लिखा हुआ है जैसे बुकिश लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन। जी जी जी। और मैं सबको कहता हूँ वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द सोल कंसेप्ट इन चाइल्ड कस्टडी। ये आपने 10-15 साल पहले ही स्टेप ले लिया, 2 साल 2.25 साल बच्चे का आपने, मैंने पौने 2 साल के पौने 2 बच्चे साल की की कस्टडी 2008 में डाल दी। जी बिल्कुल। तो वो स्टेप मैंने उस समय ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था, या मैंने ये समझा था, या मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी थी कि मैं अगर एफर्ट करूंगा तो मुझे बच्चे की कस्टडी मिलेगी। और सर आप एक सर्विस बैकग्राउंड में थे। मैं, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आप कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल में बताएं, कैसे आपने खुद अपना केस लड़ा? देखिए, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। मेरे ऊपर जब ये मुकदमे हुए तो सोनीपत शहर में मुकदमे हुए। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी वहाँ की, और उनका बहुत दबदबा था। मेरे को मुश्किल हुई वहाँ पे लॉयर्स ढूंढने में, एडवोकेट ढूंढने में। तो काफ़ी केसेस मैंने ऑन माय ओन लड़े। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी मैंने अपने केस को पार्टी इन पर्सन रिप्रेजेंट किया। पर हाँ, जहाँ पे क्रॉस की ज़रूरत थी, जहाँ पे क्रिमिनल केस में क्रॉस की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे मैंने ज़रूर वहाँ पे एडवोकेट्स, जो वहाँ के अच्छे एडवोकेट्स थे, उनका सहारा लिया। और उसी दौरान मैंने लॉ भी ज्वाइन की, सो कि मुझे जो है कानून का पता होना चाहिए। और जो मेरी NGO है सहोदर, वो भी लीगल हेल्प करती है, इमोशनल हेल्प से ज़्यादा लीगल हेल्प में विश्वास रखते हैं। तो ये हमने किया है, और आज की डेट में मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। इसके अलावा मेरा खुद YouTube का बिज़नेस है। मैं काफ़ी लॉ फर्म से अटैच्ड हूँ, दिल्ली में भी और देश में अलग अलग जगहों पे। तो इफ़ नीड बी वी कैन हेल्प यू देयर ऑल्सो। सर क्या लीगल हेल्प से ज़्यादा ऐसे केसों में पहले मेंटल हेल्थ ज़रूरी है? देखिए, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, बट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट। यस। मैं बहुत से लोगों को, और मनोज, मेरे को ना बहुत दुख होता है
मैं बहुत से लोगों को ये बोलता हूँ कि आपके बच्चे को और उनके परिवार वालों को बोलता हूँ और उनको भी बोलता हूँ कि आपको वकील की नहीं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। यस, वेरी सैड कि हर तीसरे चौथे महीने एक सुसाइड देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जहाँ मैंने उसके परिवार वालों को या उसको कहा होता है कि गो एंड सी अ डॉक्टर, you need a psychiatrist, you need a psychologist, you don't need me as of now, you are too weak mentally to fight this case. But हमारे देश में ना एक स्टिग्मा है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मानसिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनका पहला रिटोर्ट ये होता है, मैं कोई पागल हूँ। मैं उनको कहता हूँ नहीं, आप डिप्रेशन में, आप पागल नहीं हैं, पर आपको जाना चाहिए ताकि आप पागल ना हो जाए। तो एक बहुत स्टिग्मा बना हुआ है। मैं खुद, जब मेरे को भी शुरुआती दौर में मेरे को अपने बच्चे की बहुत याद आती थी, जेल जाना निश्चित था, तो ऑफ कोर्स कोई जेल में जाने के बाद मैं अब बहुत उससे कहता हूँ कि मेरे को कोई अब भय नहीं लगता, पर उस समय लगता था। तो मैं गया था डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप बहुत सही समय पे आए हो। जनरली आप लोग तब आते हैं जब वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं। और बहुत सारी बातों में उन्होंने एक बात मेरे को ये भी कही थी कि आप 24 में से 25 घंटे बिजी हो जाओगे तो डिप्रेशन आपको टच नहीं कर सकता। पर उल्टा क्या होता है, केस आता है, लड़कों को ये सिखाया जाता है आप जॉब छोड़ दो ताकि मेंटेनेंस ना देनी पड़े, और खाली दिमाग शैतान का घर, फिर सारे व्यसन लग जाते हैं। तो आप एक वर्टेक्स में जाने के बजाय आप अगर एक पॉजिटिविटी से काम करते हैं, आप ज़्यादा काम करते हैं, आप अपने दिमाग को व्यस्त रखते हैं, तो आपके जीतने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। आपका अदरवाइज लाइफ में सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। पहले 24 घंटे अगर मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होगी तो वो अपना केस भी अच्छे से लड़ पाएगा। बिल्कुल, वो निकल जाएगा कि पुलिस वाले का कॉल आया तो उसमें पहले 24 घंटे ही होता है कि उसमें आपने क्या बताना है, ठीक है। उसके बाद आप कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हो तो वो फर्स्ट पहले प्रेजेंसी, पहले इंप्रेशन होता है, तो उसमें आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए। देखिए आप कभी भी अपने आप को, मैं हमेशा कहता हूँ जी, पंचायत में, कोर्ट में, पुलिस में वो आदमी जीतता है जिसका दिमाग ठंडा होता है जी, और जो चीज़ों को ठीक से रख पाता है। कई बार क्या होता है, आपसे सवाल कुछ और पूछते हैं, आप जवाब अपनी पूरी कहानी बताने लगते हैं जी, ठीक है, क्योंकि आपका मेंटल मेकअप ठीक नहीं उस है, टाइम स्थिति खराब होती है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए पहले। अगर आप किसी भी मुकदमे में, अगर आप शुरुआती 3-4 हफ्ते निकाल लेते हैं, 24 घंटे, जो मैं कहता हूँ कि जो सबसे पहला कॉल आया 24 घंटे, और उसके बाद इस दौरान 3-4 हफ्ते निकाल लेते हैं, और अगर आप उस समय ठीक स्टेप्स लेते हैं, नथिंग कैन डिफीट यू, नोबडी कैन डिफीट यू। अगर आपके पास आपका रोज़गार सही है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सही है, नथिंग कैन बीट यू। आपने कुछ गलत नहीं किया तो विश्वास रखिए आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सर ये जो 498A आता है, उसके साथ डोरी प्रोबेशन एक्ट भी आता है, ये पूरे पैकेजेस आते हैं, और साथ में ये भी बोला जाता है कि लड़की को मार के पूरे परिवार ने 3 कपड़ों में निकाल दिया। ये स्क्रिप्ट ही चल रही है सर 20 साल से। 3 कपड़े वाली स्क्रिप्ट तो सर मेरा भी ये एक बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं इसका यूज़ करता हूँ कि भैया लड़की पिटती रहती है, तब तक घर वाले उसका कोई ध्यान नहीं रखते, उसकी माँ भी ध्यान नहीं रखती, उसका भाई भी ध्यान नहीं रखता, उसका बाप भी ध्यान नहीं रखता। पर जब तक उसको 3 कपड़ों में निकाल नहीं दिया जाता, और जब वो निकाल दिया जाता है 3 कपड़ों में, तब सारे आ जाते हैं लड़ने। तो भाई पहले ही ले जाते यार, क्यों पिटने दिया अपनी लड़की को। मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं भी जाओ, जो पहला ब्लैकमेल रोकना आसान होता है, पहला थप्पड़ रोकना आसान होता है, पहली बार इमोशनली ब्लैकमेल ना होना आसान होता है, दूसरी बार मुश्किल होता है, सब्सिक्वेंट टाइम्स में ऐसा नहीं होता। सांप को दूध पिलाने से कभी सांप का जहर कम नहीं होता। शोमी जी, आजकल ये बहुत देखा गया है कि एक लड़की शादीशुदा है मगर साथ में वो किसी और मर्द के साथ भी संबंध बनाने लग जाती है, जिसको हम एडल्ट्री का नाम देते हैं। उस केस में एक आदमी के क्या राइट्स होते हैं? अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो इट्स अ राइट। लड़का उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो आपने देखा सुना होगा, ये तो मीम बहुत चलती है ना कि लड़की किसी के साथ भी जाए, इट्स अ राइट, यू कैन नॉट स्टॉप हर। और एडल्ट्री अब क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है।
2018 तक क्रिमिनल ऑफेंस था, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दी और कहा कि वुमेन इज़ नॉट अ मैन्स प्रॉपर्टी और वाइफ इज़ नॉट हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, तो इट इज़ हर राइट। ये एक मैट्रिमोनियल रॉन्ग है। अब एक चीज़ सिविल रॉन्ग है। सिर्फ आप एक आदमी सिर्फ इसमें अपनी वाइफ से तलाक ले सकता है, उसको ग्राउंड बना सकता है। उसको ग्राउंड बना सकता है, एक सिर्फ तलाक का ग्राउंड है। अब इसके अंदर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होता। पर एक चीज़ और भी कर सकता है आदमी, जो पैरामोर है उसके ऊपर भी एक सिविल सूट फाइल कर सकता है एलिनेशन ऑफ अफेक्शन का, जिसमें वो कंपनसेशन ले सकता है। कुछ केसेस में अभी भी एक मैरिड औरत को बहला फुसला के ले जाना एक क्राइम है, बट वो बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही कम केसेस के अंदर एप्लीकेबल है, क्योंकि अधिकतर केसेस में तो महिला अपनी मर्जी से ही जा रही होती है, उसको बहला फुसला के नहीं ले जाया जाता है। एडल्ट्री बहुत बढ़ गई है इस देश में, और ख़ास तौर पे कानून में जब से ये डिक्रिमिनलाइज हुआ है तब से बहुत सारी वेबसाइट्स और ये एप्स हैं, एप्स बना दिए सर एक्स्ट्रा। हाँ, कॉर्पोरेट्स में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत ऐप है जिसका जो कि टैगलाइन ही है, इंडियाज़ फर्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप। यस, ठीक है, उसके कुछ 4 मिलियन सब्सक्राइबर। सर ये बैन नहीं होने चाहिए क्या इंडिया में? मैं बैन नहीं कर सकता, आप बैन नहीं कर सकते। सरकार इसे बैन कर सकती है, बट रेवेन्यू इतना ज़्यादा है जी, टैक्सेस आ जाते हैं सरकार के, उनसे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। वैसे तो बैन तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स के अंदर अल्कोहल बैन है, जी जी जी, ड्रग्स बैन है, तो क्या वो बिकते नहीं हैं? तो ये ऐप्स जो हैं ये अंडरग्राउंड हो जाएंगी, ये ऐप्स फिर भी अवेलेबल होंगी। अगर किसी को ड्रग्स चाहिए तो क्या इस देश में सहजता से उपलब्ध नहीं है? किसी को शराब चाहिए तो क्या बिहार में या गुजरात में शराब उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध है। तो जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल करने हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल रहेंगी, पहली बात। और जितने ज़्यादा स्त्रियां और पुरुष काम करेंगे साथ, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यू गेट अट्रैक्टेड। हमारा मेंटल मेकअप यही है कि वी गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स। और जो मैरिज है ना, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये 2000 साल पुराना है शादी का कंसेप्ट, या 2500 साल पुराना होगा। और हमारा जो मैमल्स हैं, दे आर ऑन दिस अर्थ फॉर मोर देन 20 मिलियन ईयर्स। ठीक है ना? तो 2000 साल 20 मिलियन ईयर्स के सामने कुछ नहीं है। अगर आपने देखा होगा बाकी भी मैमल्स में, कोई एक स्त्री एक पुरुष के साथ रहे, ये कहीं नहीं है। तो वी नेचुरली गेट अट्रैक्टेड। बट हाँ, अगर जैसे हमारा समाज का ताना बना हुआ है, 7 जन्मों का है सर हमारे यहाँ तो। नहीं, हमारे यहाँ तो संस्कार है, वो 7 जन्मों का है। और अधिकतर सबको ये कहते हुए सुना होगा ये मेरा आखिरी जन्म है। तो वो खैर अलग है, पर जो जैसा हमारा ताना बाना है, द सोसाइटी विल कोलैप्स। क्योंकि ह्यूमंस आर द ओनली पीपल, जो ओनली स्पीशीज जो प्रोग्रेस करता है बाय संसाधन संगठित करके, ठीक है, और वो पास ऑन करना चाहता है अपनी लिनेज को। तो एडल्ट्री दैट देयरफॉर इज अ क्राइम, कि कोई भी अगर अन्य बच्चे को अगर वो मिलने लग जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तो और अलग सी टिप्पणी आई थी इसमें कि फादर कैन नॉट आस्क फॉर डीएनए टेस्ट। हाँ जी, ठीक है, कि महिला ने बच्चा कहीं से भी किया, शादी के बाद, तो अगर उसका एडल्ट्री प्रूव भी हो जाता है, एडल्ट्री प्रूव हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तब भी वो जो है बच्चा उसी का माना जाता है। और तब भी वो पैसे लेने के लिए लायबल है, वो अपनी डिमांड करने के लिए लायबल है। एलिमनी और वो थ्योरी अलग है। कंसेप्ट में तो कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एक अलग फैक्टर है। बट हाँ, क्या मिलती है? बहुधा मिलती है, और खासतौर पे एंट्री मेंटेनेंस तो मिलती है। अब तो बहुत सी लड़कियां दावे के साथ कहती हैं, हाँ मेरे एडल्ट्रस रिलेशनशिप है, क्या कर लोगे? मैं तो जाऊंगी, मैं तो करूंगी, जो करना कर लो। तो लड़की के पेरेंट्स नहीं देखते हैं ये बात। इसका कॉन्सेप्ट भी देखिए, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। आपका बच्चा गलत भी होता है तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हो। ठीक बात है या नहीं है? तो ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर।
सर जेनजी और युवा आज का डर रहा है शादियां करने से, क्या हम उस चीज को 100% डर रहा है। 5-10 साल में क्या ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी क्या? 5-10 साल में तो नहीं, खैर, पर हो सकता है कि आने वाली कुछ जनरेशन में ये कंसेप्ट ना रहे। और आपने अगर रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ गोइंग डाउन वेरी फास्ट। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं द सोसाइटी इटसेल्फ विल कोलैप्स। सर ये जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं इसमें पॉस्को कैसे इफेक्ट कर रहा है? देखिए, मैट्रिमोनियल मैटर में ना पोक्सो का आजकल बहुत दुरुपयोग होने लगा है। पोक्सो क्या कहता है कि कोई भी बच्चा, उसका यौन शोषण करना एक अपराध है और संगीन अपराध है। और हम मानते हैं कि बच्चे का भी यौन शोषण नहीं होना चाहिए, वैसे तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, बच्चे के यौन शोषण को अधिक गंभीर अपराध माना गया है। आजकल क्या होने लगा है कि चाइल्ड कस्टडी मैटर्स में या अदरवाइज भी दबाव बनाने के लिए, क्योंकि अब 498 में कुछ होता नहीं है, अरेस्ट होती नहीं है, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा पोक्सो का दुरुपयोग कर रही हैं। और इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बहुत सख्त टिप्पणी दी है कि ये दुरुपयोग बंद होना चाहिए। चाहे उसके लिए पोक्सो में 20 साल की सज़ा है, मिनिमम सज़ा 20 साल की है, तो इस केस में जो है महिलाएं इसको एक्सटॉर्शन टूल की तरह यूज़ कर रही हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए, बल्कि इसके दुरुपयोग पे सज़ा भी होनी चाहिए। वैसे तो किसी भी कानून के दुरुपयोग पे सज़ा होनी चाहिए, पर लिमिटेशंस होनी चाहिए ये कुछ पे। आप बच्चे को स्कार कर रहे हैं फॉर देयर लाइफ टाइम। अगर ऐसी कोई घटना नहीं हुई और आप रिपोर्ट कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड बी थ्रोन इन द सेल एंड द की शुड बी थ्रोन। सो शोनी जी, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौशल और मनोज, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और मैं चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, ठीक है, और इस तरह के अच्छे मुद्दे आप उठाते रहें। बिल्कुल सर, धन्यवाद।